हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और मेरा नाम है हसीब अहमद राजपर और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके दो तीन या चार लेक्चर रखेंगे। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो नाइन्थ क्लास का फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर शायद है। मैंने देखा था तब जब मैंने चैप्टर का जो नंबर है वो तो मुझे ठीक से याद नहीं। और चार चौथा या पांचवा तो है चैप्टर। ठीक है, उसका नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या कहता है वो हम समझते हैं कि उसमें कुछ ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। टर्न जो एक ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कितना इफेक्ट करना पड़ता है फोर्स को, उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम ऐसे है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ हम टर्न करेंगे, कोई किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट की फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पर पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड उसके टाइप्स। फोर्सेस एंड टाइप्स। फोर्स और उसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या होते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स तो आपको पता है, इट इज द एजेंट विच टेंड्स और चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और इट पुल्स और पुश द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स। फोर्स का मकसद होता है किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करे या वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देता है, इसको फोर्स कहते हैं। उसका ऑब्जेक्ट इसका यूनिट होता है न्यूटन होता है। ठीक है, किसका यूनिट क्या होता है? एस आई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ठीक है। और न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और जब इसको ये है कि एम के एस सिस्टम में और सी जी एस सिस्टम में, ये क्या है? एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। या एस आई सिस्टम में और ये फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है क्या? डाइन। जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 पावर 3। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 10 पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेम तो क्या हो जाएगा? 10 पावर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होता है? ट्रांसफॉर्म 10 पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट आती है, बस ये आपका मेथड है। बस आपको यहाँ से पॉइंट कौन सी याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको पॉइंट ये याद रखनी है बस कि न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं और डाइन में न्यूटन कितने होते हैं? डाइन में न्यूटन होते हैं 10 पावर -5। बस ये याद रखनी है पॉइंट, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नाइन्थ क्लास के लेवल में मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइप्स पढ़ते हैं फोर्सेस के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। एक बेसिक फोर्स होता है जो किसी भी हम जो इंसान ह्यूमन है, हमारे जन्म से लेकर वो आज तक फोर्स हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे एकदम साथ खड़ा है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा। वो कौन सा फोर्स है जो इंसान के ह्यूमन के जन्म से पैदा होता है?
वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो डाउनवर्ड लगता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींचे हुआ है, कौन सा फोर्स है, उसको हम कहते हैं वेट फोर्स। इसको ग्रेविटेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं इसको? वेट फोर्स। वेट फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्या? डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ह्यूमन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसको हम एम जी लिखते हैं। वेट इज इक्वल टू एम जी, नोन एज द वेट फोर्स। और ये हाइट टू हाइट, हाइट टू हाइट, हाइट टू हाइट चेंज होता है। वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड वर्टिकली लगता है, जिसको हम वेट फोर्स कहते हैं। और ये हाइट टू हाइट चेंज होता है। क्योंकि हाइट टू हाइट किस लिए चेंज होता है? क्योंकि जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट वैल्यू होती है, तो डिफरेंट वेट होता है डे ह्यूमन का। इसलिए जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी चेंज होगा। ठीक है। और इसका ये यूनिट क्या है? इसका यूनिट भी, एस आई यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और ग्रेविटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और मास एंड किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है? न्यूटन के इक्वल है। किसी भी टाइप का फोर्स हो तो उस फोर्स का या यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होता है, क्योंकि न्यूटन ने यह डिस्क्राइब किया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा फोर्स आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। अब ये फोर्स कौन सी बला है? नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट होता है, एक्ट बिटवीन कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से कांटेक्ट में होता है तो अपवर्ड एक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लगता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। वो क्यों? आइए। और अगर मैं, याद रखिएगा, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूंगा कि नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। इस पेन का कुछ ना कुछ मास भी था, और ग्रेविटी भी इंसान को खींचे हुई है नीचे अर्थ की तरफ। तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी, क्योंकि इसका मास भी है। इसको टोटली हम कहते हैं वेट। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो अगर पेन में अगर मैंने ऊपर फेंकी तो डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बुक को, अगर मैं एक बुक को टेबल पे रखूं, टेबल पे रखूं, टेबल पे रखूं, तो इसको क्या ग्रेविटी, वेट ग्रेविटी और मास तो इसका है, तो इसको क्या वेट डाउनवर्ड इसका नहीं हिट करेगा? सर बिल्कुल इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बिल्कुल इसको भी अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी। वो फिर ये नीचे तो नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक फोर्स लगता है जिसको हम वेट फोर्स कहते हैं। फिर यहाँ कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ? कांटेक्ट में है, बिल्कुल कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट के ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये इक्वल मैग्नीट्यूड होता है इसके। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और ये बुक बैलेंस ही रहता है टेबल पे। सही। अगर मैं पेन ऊपर फेंकूं, क्या इस पे नॉर्मल एक्ट करेगा? नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर हवा में इसके इस पे कोई कांटेक्ट नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल फोर्स की। आइए तीसरा फोर्स की डिस्कस। नॉर्मल फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका भी एस आई यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। नॉर्मल फोर्स। आइए थर्ड फोर्स डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स।
क्या कहते हैं इस फोर्स को? फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, अपोज आर रेजिस्ट टू रिलेटिव मोशन, या सिर्फ इजी लिख लिए मोशन। वो फोर्स जो मोशन को अपोज करता है इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, आइए डिस्कस करते हैं वो। अगर 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 मैं आपको कहूं कोई बुक है, कोई बुक है, इसके टाइप्स के अंदर इस पे वीडियो बनाया गया, ठीक है। अगर ये बुक है, आप थोड़ा सा निग्लिजिबल फोर्स इस पे अप्लाई कीजिए, क्या ये आगे आएगा? नहीं सर, अभी तो हम थोड़ा कम कम बिल्कुल ना होने के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये नीचे आगे नहीं आएगा। थोड़ा फोर्स बढ़ाए, आगे आएगा? नहीं। थोड़ा और फोर्स बढ़ाए, आगे आएगा? बिल्कुल आगे आएगा। तो हम जब थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा था जो इस बुक को वही ओरिजिनल पोजीशन पे रोक रहा था। थोड़ा और फोर्स बढ़ाया तब भी नहीं आया, थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, जब मेरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये बुक मोशन में आ गया और मूव करने लगा। जब मैं थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहा था, जो फ्रिक्शन से कम था जो मेरा फोर्स है, तब इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स रोक रहा था जिसको मैं फ्रिक्शन कहता हूं। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ डिस्कस करते हैं। आइए फोर्थ फोर्स डिस्कस करते हैं। फोर्थ फोर्स कौन सा है? इसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स वो कौन सा फोर्स है, अब वो डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, वो फोर्स जो अपवर्ड लगता है, वो फोर्स फोर्स एक्ट अपवर्ड, वो फोर्स जो अपवर्ड लगता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। वो कहाँ होता है? अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट है, एक एक बोट है, सपोज करके ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, इस पे एक बोट चल रही है। ठीक है, एक बोट चल रही है, इस पे बोट पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा है, पर ये नीचे नहीं गिरती। क्यों नीचे नहीं गिरती? क्योंकि इसको वेट तो डाउनलोड एक करता ही करता है, डिटेल में नहीं जाते। फिर इसको अनदर लेक्चर बनाएंगे इस पे। नीचे की तरफ वेट टू डाउनलोड एक्ट करता ही करता है इसका, पर इस पानी से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फ्लूइड के चैप्टर में आएंगे। ठीक है, पर ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है। ठीक है, आइए फिफ्थ फोर्स डिस्कस करते हैं। लाइक फोर्सेस। डेफिनेशन लग लेते हैं। एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन, वो फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइक फोर्सेस कहते हैं। अगर एक वाल हो और उस पे मैं भी फोर्स, अगर एक कार ही हो, सिंपल कार, अगर एक कार हो उस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक ही डायरेक्शन में, दो वो और आदमी हैं, वो भी फोर्स मेरे साथ एक ही कार पे अप्लाई कर रहे हैं, तीन लोग हैं, तीनों ही कार को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो तीनों का डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइक फोर्सेस कहते हैं। सिक्स्थ नंबर फोर्स किसको क्या कहते हैं,
unlike force. Unlike forces. What is unlike forces? Act in opposite direction. वो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फोर्सेस कहते हैं। अगर ये ब्लॉक हो, इसका मास एम हो, अगर मैं इसको इस तरफ पुश करूं 5 न्यूटन के साथ और एक बच्चा दूसरी साइड कर आए, वो मेरे फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है, वो भी 5 न्यूटन के साथ पुश कर रहा है, तो ना ब्लॉक यहाँ जाएगा ना ब्लॉक यहाँ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। बट दो जो फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो क्या है? अनलाइक फोर्सेस है। अगर एक बच्चा हो, उसको उसको मैं हाथ मिलाऊं, वो भी अपनी तरफ मुझे खींचे और मैं भी उसको अपनी तरफ खींचूं, तो एक दूसरे के अपनी तरफ हम दोनों खींच रहे हैं, तो मैं अगर मेरा फोर्स उससे ज्यादा होगा तो वो मेरी तरफ आ जाएगा, अगर उसका फोर्स मेरे फोर्स से ज्यादा हो तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो फोर्स क्या है? मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या है? दिस इज कॉल्ड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ फोर्सेस की हमने बात की, तो हमने फोर्सेस को कुछ समझा। तो और भी होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और भी होते हैं, पर वो वर्क में है, वो 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है, वो हम अपने डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं और कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमने पढ़ने हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और जो मैंने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क, जिसको टाओ भी कहते हैं। टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज द टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक मिनट में मोबाइल को थोड़ा देख लूं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज द टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज द टॉर्क, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब आइए इसको कैसे डिस्कस करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं एक रॉड है, उसको आप सपोज करके, ये एक रॉड है, ठीक है, इसका मैं एक इंट क्या करता हूं? फिक्स्ड करता हूं। इसका मैं एक इंट फिक्स्ड कर लिया, बिल्कुल फिक्स्ड कर लिया, ठीक है। देखो एक मिनट, अगर अगर मैं आपको कहूं ये एक रॉड है, ठीक है, इसका एक इंट में फिक्स्ड कर लूं, कर लिया फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड कर लिया, और मैं इस पे यहां फोर्स अप्लाई करूं, यहाँ फोर्स अप्लाई करूं, तो ये क्या करेगी? रोटेट करेगी, और किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी? जहां मैंने ये फिक्स्ड किया है, ठीक है। अगर मैं कहूं एक रोड लूं और मैं इसको फिक्स्ड करूं, अगर यहां जिस पॉइंट में मैं इसको फिक्स्ड करूंगा, उस पॉइंट को कहते हैं पिवट पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पिवट पॉइंट, ठीक है। और जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स।
और पिवट पॉइंट से लेकर जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ एक एक्सिस बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक्सिस बनती है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक एक्सिस के थ्रू ये घूमता है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट। अप्लाइड फोर्स कहते हैं, और अप्लाइड फोर्स से लेकर पिवट पॉइंट तक एक डिस्टेंस होता है जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर मैं आपको कहूं ये एक पेन है जिसको मैंने एक पिवट से फिक्स्ड नहीं किया और मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता हूं और पिवट से फिक्स नहीं है ये, तो वो लीनियरली मूव करता है। इट मीन जो फोर्स है वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस पेन को ही फिक्स्ड कर लूं इस ईंट के साथ और मैं फोर्स अप्लाई करूं, क्या कि ये लीनियर मूव करेगी, नहीं करेगी। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई यहां से करूं तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। वो अगर वो फोर्स जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लीनियर फोर्स कहते हैं, अगर ये वो फोर्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है तो उस फोर्स को हम क्या कहें, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट से तब भी आया कॉन्सेप्ट टॉर्क का। उन्होंने कहा अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करे और वो रोटेट करे एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और टॉर्क, टॉर्क किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, आइए डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और आप नेम लिख लीजिएगा खुद अपने, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ एक एंगल तो बन रही है ना। अगर ये पेन यहाँ है सिंपल, यहाँ पर ये तो ये कौन सी एंगल पे है, 0 डिग्री पे है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पेन यहाँ पर ये कोई तो एंगल, अगर मैं इस पेन को फिक्स्ड कर लूं और फोर्स अप्लाई करूं, फोर्स अप्लाई करूं कि ये पेन यहाँ आ जाए, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के से ऊपर कुछ इंक्लाइन पे आ गई है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ इसने एंगल बनाया होगा, ठीक है। और जहां मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जहां मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां भी तो कुछ एंगल बनी होगी, ठीक है। यहाँ तो कुछ ना कुछ एंगल बने होंगे, क्योंकि यहाँ जो जितनी एंगल बनेगी तो यहाँ भी दो तीन एंगल बनेगी, कोरिस्पेंडिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है। तो जहाँ जो आप यहाँ जो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जो आप इंक्लाइन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस कंपोनेंट को हम रिजोल्व करेंगे। रिजोल्यूशन वेक्टर मेरा अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। ये होगा एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा, ठीक है। और पिवट पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या होगा, डिस्टेंस डी होगा, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं, या आर से भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, अगर टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा। अगर मोमेंट आर्म, अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी क्या होगी, टॉर्क को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क भी कम होगी। अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी कम होगी, ठीक है। कैसे, अगर आप डोर, अगर आप डोर को, डोर्स आप पहले पहले आप क्या करते हैं, डोर लेते हैं, आप डोर लेते हैं, आप डोर को एक ईंट क्या है इसका फिक्स्ड है, डोर का एक ईंट क्या है फिक्स्ड है, और यहाँ दो कड़े लगे होते हैं जिसपे ये फिक्स्ड होता है, ठीक है।
अगर आप इसको यहाँ एक जो दरवाजे को खींचने के लिए एक कुछ ना कुछ सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप जैसे ही दरवाजे को यहाँ से खींचते हैं तो दरवाजा इजीली खुल जाता है और रोटेट भी बहुत होता है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट से लेकर जहाँ सपोर्ट है, जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां तक डिस्टेंस मूवमेंट आर्म क्या है, ज्यादा है। अगर आप दरवाजे को बीच में से पुश करेंगे ना तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगी, कम रोटेट होगा दरवाजा। और आप दरवाजे अगर आप थोड़ा और पिवट के करीब आ जाएंगे ना, दरवाजा और भी थोड़ा रोटेट होगा। अगर आप पिवट पॉइंट सपोज करिए पिवट पॉइंट है और पिवट पॉइंट पे ही आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये रोटेट होगा? नहीं होगा रोटेट। तो याद रखिएगा जितने मूवमेंट आर्म कम होगा तो उतना ही टॉर्क भी कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आइए अनदर पॉइंट डिस्कस करते हैं। और जितना फोर्स आप अप्लाइड फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा उतना टॉर्क भी ज्यादा। जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो टॉर्क भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर अप्लाइड फोर्स से कम लगाएंगे तो टॉर्क भी कम ही प्रोड्यूस होगी। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात सुनो, अगर आप इस पेन को फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, आप थोड़ा रोटेट करें, थोड़ा फोर्स लगाएं, अप्लाइड फोर्स थोड़ा लगाएं तो ये रोटेट थोड़ी होगी। अगर अप्लाइड फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाएं तो रोटेट ज्यादा होगी। अगर अप्लाइड फोर्स और ज्यादा लगाएं तो अप्लाइड और फोर्स की वजह से अप्लाइड फोर्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रोटेट होगी ना। तो इसलिए अप्लाइड फोर्स ज्यादा, टॉर्क भी ज्यादा, ठीक है। एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। जितनी एंगल ज्यादा होगी उतना टॉर्क भी ज्यादा होगा, जितनी एंगल कम होगी उतना टॉर्क भी कम होगा। देखो, अगर ये पेन यहाँ पड़ी है जो 0 डिग्री है, कोई भी टॉर्क नहीं इस पे। अगर थोड़ी यहाँ आ जाएगी तो एंगल बढ़ जाएगी, टॉर्क ज्यादा। अगर थोड़ी थोड़ी और एंगल बन गई तो और टॉर्क ज्यादा। अगर थोड़ी और एंगल बढ़ गई तो और टॉर्क ज्यादा। अगर थोड़ी और एंगल बन गई 90 डिग्री पे तो मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा। तो आइए टॉर्क को फार्मूला लिखते हैं और मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। टॉर्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ क्रॉस आर, ठीक है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। और यहाँ हमें पता है कि एफ साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है रोटेट कराने के लिए, ठीक है। एमसीक्यू आ जाए कि एफ कोस थीटा रोटेट होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए, या एफ साइन थीटा रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा ये। और टॉर्क टॉर्क एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और कौन सी प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। आई एस के एस आई यूनिट लिखते हैं, एस आई यूनिट, ठीक है। इसके फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और मूवमेंट आर्म डिस्टेंस है तो मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी पॉइंट है कि बस आप क्या क्या कर लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे, जूल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये टॉर्क हो गई। आइए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म known as
टॉर्क। इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई टॉर्क के हवाले से। आइए आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के डिस्कस कर लेते हैं। अगर अगर तो अगर मैं टॉर्क के हवाले से कुछ पॉइंट बात करूं, ये फॉर्मूला पहले तो ध्यान में रख लीजिए, एफ फॉर साइन थीटा। अगर एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगी? नो, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। इट मींस जब एंगल 0 डिग्री होगी तो टॉर्क मिनिमम होगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। जब हम टॉर्क की साइन 0 डिग्री रखेंगे, टॉर्क एफ आर साइन 0 डिग्री जब रखेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, और 0 जिससे मल्टीप्लाई करता है उसको भी 0 कर देता है, तो टॉर्क क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल 0 डिग्री पे टॉर्क क्या होती है? मिनिमम होती है या 0 होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। ये तो एक कैसे हो गया। आइए 2 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि एंगल, स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि अगर जो एंगल है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, वीडियो स्टॉप हो गया था, मुझे नहीं पता था कि वीडियो स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के ऊपर कोई बात नहीं, फिर से मैं उसको, क्योंकि मैं आगे पढ़ा चुका था, फिर मैं देखा कि वीडियो स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं, आगे उसको फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर अगर बी पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, अगर एंगल मिनिमम हो तो क्या होगी? 0 डिग्री तो टॉर्क क्या होगी? 0 होगी। ये मैं बात कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अगर बात करते हैं एक पॉइंट की, जब जब एक मिनट में देख लो, वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा था कि अगर मैं बात कर रहा था कि बी पॉइंट की, कि अगर मैं ये पेन हो और एक फिक्स्ड पॉइंट पे हूँ, कि फिक्स्ड है, पिवट से फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, जो ये आएगी आएगी आएगी, यहाँ आएगी, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, ये भी याद रखिएगा। कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अगर एफ आर साइन अगर 90 डिग्री रखूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एफ आर बचेगा। कोई भी कोई भी जीरो वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए टॉर्क मिनिमम कब होता है? 0 डिग्री पे होता है। टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि वहां रोटेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। टॉर्क मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ सी पॉइंट के हवाले से, कि ये देखो, अब फार्मूला टॉर्क का क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू ओरिजिनल फार्मूला, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। फार्मूला है एफ आर साइन थीटा। ये फार्मूला है, बिल्कुल यही फार्मूला है। ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला है। तो यहां देखो, एफ आर किसके इक्वल है? टॉर्क मैक्सिमम के इक्वल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, टॉर्क नॉ है ओरिजिनल इज इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम साइन थीटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टॉर्क ओरिजिनल टॉर्क मैक्सिमम के मैक्सिमम साइन थीटा होता है। एक यहां से एमसीक्यू आया था कि एट व्हाट डिग्री वो कौन सी डिग्री है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क टॉर्क ओरिजिनल टॉर्क के हाफ हो जाता है?
At what degree the maximum torque or maximum torque is half to original torque. एट वो कौन सी डिग्री है जो मैक्सिमम टॉर्क ओरिजिनल टॉर्क के हाफ हो जाता है, वो एक एमसीक्यू आया था, वो डिस्कस करते हैं। आप पहले सोचेंगे ये साइन की एंगल पे कौन सी एंगल रखूं कि मैक्सिमम टॉर्क में हाफ हो जाए, तो वो एक ही एंगल है 30 डिग्री। टॉर्क मिनिमम इज इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम साइन 30 डिग्री, ठीक है। टॉर्क मिनिमम और ओरिजिनल शायद, ठीक है, सॉरी, ओरिजिनल टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क साइन एन 30 डिग्री किसकी इक्वल होती है, 1/2 के इसको इक्वल होती है, तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो साइन 30 डिग्री है जहां पे क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क ओरिजिनल टॉर्क के क्या होता है हाफ हो जाता है। ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भूलने कभी भी नहीं चाहिए, वो कौन सी पॉइंट है, टॉर्क अबाउट पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के अराउंड टॉर्क क्या होता है, पिवट पॉइंट के अराउंड टॉर्क क्या होता है। देखो फार्मूला क्या है टॉर्क का, टॉर्क का फार्मूला है एफ आर साइन थीटा। एंगल कितनी भी हो, फोर्स अप्लाइड कितना भी हो, अगर मूवमेंट आर्म में यह अप्लाई यहाँ पिवट पॉइंट के अराउंड ही पहुंच रहा है, अगर मूवमेंट आर्म में जीरो हो जाएगा, अगर मूवमेंट आर्म यहाँ पूछ रहा है पिवट पॉइंट के अराउंड टॉर्क क्या होगा, मूवमेंट आर्म ही जीरो हो जाएगा तो टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। याद रखिएगा कि पिवट पॉइंट के अराउंड टॉर्क क्या होती है, 0 डिग्री है, 0 होती है, ठीक है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरी लीजिए, याद रखिएगा कि टॉर्क के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स, एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। अगर मैं इस पेन को फिक्स्ड कर लूं और ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे घुमाऊं, जैसे घड़ियाल चलता है ना, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। अगर मैं पेन को ऐसे नीचे घुमाऊं, नीचे घुमाऊं, नीचे घुमाऊं, तो ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगी, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस रॉड को ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ियाल तो सीधा सीधा चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर घड़ियाल उल्टा चले, अगर मैं पेन को ऐसे घुमाऊं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये टॉर्क हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू 0। कैसे, टॉर्क क्लॉकवाइज क्या होती है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस को मैं यहाँ ले जाऊं तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी याद रखेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कैसे होंगी।